बिहार की राजधानी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जैसे ही अपना आवास खाली करना शुरू किया, नया विवाद शुरू हो गया। देर रात राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर हलचलें बढ़ी तो सुबह के वक्त जेडीयू और बीजेपी के नेता आवास की खुदाई की मांग करने लगे। जैसे जैसे राबड़ी आवास से निकलने वाली इन गाड़ियों का वीडियो सामने आया, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी आवास के अंदर तहखाना होने का दावा कर दिया। हम भवन निर्माण विभाग से अनुरोध कर रहे हैं, व्यापक दृष्टिकोण और कड़ी निगाह रखिए। वहाँ तहखाना हो सकता है, वहाँ पर दस्तावेज जमीन का हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। नीरज कुमार ने आवास खाली करने में देरी पर सवाल उठाए और पूछा कि आखिर क्या बात थी कि रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट किया गया। लोक लज्जा को इसने शर्मसार कर दिया। चारा से पेट नहीं भरा तो अब पौधा चोरी कर रहे हैं। जेडीयू नेता ने कहा कि हर गतिविधि पर नजर है, सीसीटीवी कैमरे में सबूत हैं, कोई भी भ्रष्टाचार होगा तो एक्शन लिया जाएगा। यही नहीं, जेडीयू के साथ बीजेपी ने भी राबड़ी आवास में कथित तहखाने की खुदाई की मांग की। सुरंग है, तहखाना है, पैसा है, आभूषण है, स्विस बैंक के उनके अकाउंट के कागज पत्तर है, वहां पे क्यों नहीं पता लगाना चाहिए? तो निश्चित रूप से खुदाई हो तो पता चले कि भाई कितना पैसा दबा करके लालू परिवार ने वहां पे रखा हुआ है। राबड़ी लालू परिवार पिछले 20 साल से पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित इस आवास में रह रहा था। 25 नवंबर को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया। एक महीने बाद जब शिफ्टिंग शुरू हुई तो बीजेपी और जेडीयू ने आवास के अंदर तहखाने का जिक्र कर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। जैसे ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने आवास की खुदाई की मांग की, आरजेडी ने पलटवार करते हुए बिहार सरकार पर लालू यादव और राबड़ी देवी को अपमानित करने का आरोप लगाया। सरकार जासूसी करवा रही है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास का। ये सब चलने वाला नहीं है, सारे चीजों का जवाब दिया जाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा और बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा विद्वेष की और विरोध की, दुश्मनी की राजनीति करती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की हरकतें करती है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया है। यहां 15 दिन से धरने पर बैठे ग्रामीणों को हटाने गए पुलिस पर हमला किया गया। नाराज ग्रामीणों ने गाड़ियों में आग लगा दी और इस दौरान पुलिस वालों को बेरहमी से पीटा है। महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा गया। कोल माइंस को लेकर ग्रामीण जन सुनवाई का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लिया। इसके बाद से हिंसा भड़क गई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां आक्रोशित महिलाएं महिला पुलिसकर्मियों को पीट रही हैं। इसके अलावा बाकी पुलिसकर्मियों पर भी हमला बोला जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां जलती हुई नजर आ रही हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पुलिस पर पथराव भी किया है। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता राधे श्याम शर्मा की गिरफ्तारी के बाद से ही हालात यहां पर बिगड़े हुए थे। देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं वो पैरों से मार रही हैं महिला पुलिसकर्मी को। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रदर्शनकारी को हटाने के लिए पहुंची पुलिस पर स्थानीय लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। जम करके उनके साथ मारपीट की गई है। उनकी गाड़ियों को फूंक दिया गया है। महिला पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में सीट आवंटन को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन के खिलाफ जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन सामने आया है। और समिति के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा का पुतला फूंक कर विरोध जताया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए और सड़क पर उतरकर हंगामा किया। शायद प्रशासन हमारा इम्तिहान लेना चाहता है, लेकिन हमारी संघर्ष समिति हर इम्तिहान देने के लिए तैयार है और सनातन धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में 2025-2026 सत्र में MBBS के 50 छात्रों का एडमिशन हुआ। इनमें से करीब 42 छात्र मुस्लिम समुदाय से हैं। इसी बात से श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के लोग नाराज हो गए और प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में हस्तक्षेप के लिए उपराज्यपाल से भी मांग की गई, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो उपराज्यपाल के खिलाफ भी सड़क पर उतरकर विरोध जताया गया। आईजी साहब को हमने काफी समय दे दिया, अगर वो उसको करेक्ट करना चाहते कर सकते थे, अभी भी उनके पास में समय है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हिंदुओं के चंदे से चलने वाले संस्थान में हिंदुओं की उपेक्षा आखिर क्यों?
श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन होने के बाद से ही यह विवाद शुरू हुआ। विरोध प्रदर्शन करने वालों का यह कहना है कि यह मेडिकल कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से जुड़ा है और हिंदुओं के दान चढ़ावे और चंदे के पैसे से श्राइन बोर्ड की कमाई होती है और उसी से यह कॉलेज चलता है। विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि यह धन हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसके उपयोग और इससे जुड़े संस्थानों में संतुलन और जवाबदेही होनी चाहिए। इस एडमिशन में हिंदुओं के साथ भेदभाव का आरोप भी प्रदर्शनकारियों ने लगाया और मुस्लिम छात्रों के इतने बड़े पैमाने पर एडमिशन पर ऐतराज जताया है। लेकिन जब कॉलेज प्रशासन और एडमिशन कमेटी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया तो बवाल और बढ़ गया। एडमिशन कमेटी का कहना है कि एमबीबीएस के दाखिले पूरी तरह से नीट मेरिट और तय नियमों के आधार पर हुए, इनमें धर्म का कोई आधार नहीं। प्रशासन के मुताबिक सीटों का बंटवारा छात्रों के अंकों के आधार पर हुआ, न कि किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति के आधार पर। लेकिन हिंदू संगठन कॉलेज प्रशासन के स्तर को मानने को तैयार नहीं। समिति का कहना है कि श्राइन बोर्ड के धन का उपयोग हिंदू संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के कार्यों के लिए है, किसी दूसरे समुदाय को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए नहीं। प्रदर्शनकारी मेडिकल कॉलेज को कटरा से हटाने की मांग भी कर रहे हैं। जहाँ जो हमारे सनातन संस्कृति का केंद्र है, पूरे हिंदुस्तान के मानने वाले सनातन धर्म प्रेमियों का वैष्णो माता में आस्था है, उस जगह पर उनको ये मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में निकाय चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच काफी देर तक हंगामा चलता रहा। एक गुट ने अचानक हमला बोल दिया और दूसरे गुट के युवक की दाढ़ी पकड़कर खींचने लगा। मारपीट शुरू होते ही गले में माला पहने मोहम्मद इसरार ने मौके से निकलने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करने लगे। इस दौरान गले में पहनाई गई माला को भी खींचकर फेंक दिया। फिर क्या था, दोनों गुट एक दूसरे को मारने पीटने लगे। काफी देर तक मारपीट चलती रही। सड़क के बीचों बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट करते हुए किनारे तक पहुंच गया। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों के लोगों को पकड़कर अलग किया। विवाद उस समय शुरू हो गया जब एआईएमआईएम ने छत्रपति संभाजीनगर के वार्ड 12 से मोहम्मद इसरार को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस खुशी में मोहम्मद इसरार ने जुलूस निकाला, लेकिन जैसे ही ये रैली किराटपुरा इलाके में पहुंची, एआईएमआईएम के दूसरे गुट ने इसका विरोध किया। नए साल से पहले ही प्रभु राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई है। हजारों की संख्या में लोग भगवान राम के दर्शन करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हनुमानगढ़ी की सामने आई हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हनुमानगढ़ी का पूरा रास्ता भक्तों की भीड़ से भर गया है। काफी दूर तक ऐसे ही लोगों का हुजूम है। श्रद्धालु हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन के बाद प्रभु राम के मंदिर जाते हैं और वहां पर उनका दर्शन करते हैं। भव्य राम मंदिर पर ध्वज फहराने के बाद यहाँ बड़ी संख्या में राम भक्त पहुंच रहे हैं। अभी बहुत भीड़ है अंदर, आज सैटरडे की वजह से और ज्यादा भीड़ है। भीड़ बहुत ज्यादा है, गोरखपुर से हम आए हैं, व्यवस्था बढ़िया है। मतलब शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, इसलिए आए हैं। बहुत भीड़ है। फिलहाल दिल्ली से आए हैं, दर्शन करने आए हैं हनुमान बाबा के। हरियाणा के यमुनानगर में एक पुलिस वाले ने अपनी कार से कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में आसपास खड़े तमाम लोग बाल बाल बच गए। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। कार आई और सीधे किनारे खड़ी कार से जा भिड़ी। ये यमुनानगर का व्यस्त रेलवे रोड बाजार है। जिस समय हादसा हुआ, सड़क पर तमाम लोग थे। गनीमत रही कि एक युवक समय रहते कार के आगे से निकल गया, वरना जान पर बना थी। गाड़ी आई स्पीड पे 80 कह दो, 90 कह दो, 100 कह दो, 120 कह दो। ये गाड़ी 100 से ऊपर स्पीड की आई थी, एकदम आगे इसने मारी है। हादसे में 4 कार और एक स्कूटी को नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि पुलिस वाला नशे में था। कार पर पुलिस का स्टिकर भी लगा था। लोगों की शिकायत के बाद आला अधिकारियों ने शराब पीने को लेकर आरोपी की जांच का भरोसा दिया है। क्या दोषी पर कार्रवाई होगी, बड़ा सवाल है। राजस्थान के जालौर जिले में बीते दिनों खाप पंचायत की तरफ से फैसला लिया गया था कि लड़कियां स्मार्टफोन नहीं चलाएंगी और अब इसी तरह का फैसला यूपी के बागपत में भी लिया गया, लेकिन यहां फैसला एक हाथ और आगे बढ़ गया है। पंचायत में निर्णय लिया गया और भाई लड़की जो है वे जब भी फोन लेकर नहीं जाऊंगी, स्कूल कॉलेज में जाऊंगी वे फोन लेकर नहीं जाऊंगी। बागपत में तो लड़कियों के साथ साथ 18 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए भी स्मार्टफोन चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। हमारी लड़की यहाँ पड़ोस में जाती तो वह बिना फोन के जाती, छोटे फोन भी नहीं लेके नहीं, स्मार्टफोन तो रखना ही रखना नहीं। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, खाप पंचायत लड़कों का हाफ पैंट पहनना भी पसंद नहीं है। हम भी इस पे भी है कि यही विचार कर रहे हैं
पैंट पहरो, कुर्ता पजामा पहरो, जो समाज का है उसे पहन के चलो। बाहर गली में जाते हैं, लड़की भी हैं, लड़के भी, माँ बहन सभी औरतें भी हैं, तो एक भद्दा प्रदर्शन है समाज के बीच में। खाप पंचायत में ये भी फैसला लिया गया कि शादियां अब किसी मैरिज हॉल में नहीं होंगी बल्कि घर से ही की जाएंगी। इसके अलावा शादी के निमंत्रण पत्र को व्हाट्सएप के जरिए भेजने पर भी सहमति बनी है ताकि समय और पैसा दोनों बच सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।